नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश इंस्टीट्यूट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक क्लास 10th का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। देखिए, कक्षा 10 का अध्याय 2 बहुपद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बहुपद को पढ़ने से पहले उसके पीछे बहुत सारे टर्म है। उसके पहले जैसे चर राशि, अचर राशि और भी कुछ जानकारी है जिसको हम लोग पढ़ लेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बस वही पढ़ेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुपद को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये टर्म हम नहीं समझ पाएंगे ना तो हमको बहुपद समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये बहुपद के जो पहले का जो टर्म है, जैसे चर राशि है, अचर राशि है, गुणांक है, बीजीय व्यंजक, ये सब होता क्या है, जो कि आपको शायद हमको पता हो कि ये 8 क्लास में 9 क्लास में ये सब पढ़ना था, ठीक है। तो आज का जो वीडियो इसी बेसिक के ऊपर होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है चर राशि, ठीक है। चर राशि वेरिएबल वेरिएबल बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो वेरिएबल क्वांटिटी है ना। तो ये क्या होता है आखिर, देखिए कह रहा है कि वैसी राशि जिसका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है चर राशि कहलाता है। बोला क्या है कि वैसी राशि जिसका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है उसको चर राशि कहते हैं। आखिर ये गणितीय क्रिया है क्या, इसको हम लोग थोड़ा देर बाद डिफाइन करेंगे, पहले इसको बता देते हैं। देखिए, उसके बाद से कि चर राशि को किससे डिनोट किया जाता है, तो एक्स वाई जेड या फिर हम लोग टी यू भी कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। उसी प्रकार है कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट, अचर। अचर क्या होता है, तो कह रहा है कि वैसी राशि जिसका मान गणितीय क्रिया में नहीं बदलता है, अर्थात वो नियत होता है, ठीक है, उसको ही अचर राशि हम लोग कहते हैं। और अचर राशि को 1 2 3 या ABCD द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो क्लास 10th में पढ़ना है उसमें हम लोग अचर राशि को ABC द्वारा ही व्यक्त करेंगे, है ना। और जो चर राशि है उस चीज़ को हम लोग XYZ से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं इस बात को कि ये चर राशि और अचर राशि होता क्या है। ये तो डेफिनेशन है ना कि वैसी राशि जिसका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है उसको बोलते हैं चर राशि, और जिसका मान नहीं बदले उसको बोलते हैं अचर राशि। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे ये क्या है, ये एक वृत्त है, ठीक है। ये एक वृत्त है और ये वृत्त है, और वृत्त की जो परिधि होती है ना, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है बेसिकली 2πr। क्या होती है, r होती है, 2πr होती है वृत्त की परिधि। तो अब एक चीज़ देखिए, ये क्या है, r है। हम क्या करते हैं, r के जगह पर r = 1 रख देते हैं। r जहाँ है ना वहाँ पे हम क्या रखते हैं, तो 1 रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2π × 1। ये क्या हो गया, 2π × 1। उसी तरह अब की बार हम क्या कर देते हैं, r के जगह पर 2 रख देते हैं, 2 तो 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2π × 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर क्या रख देते हैं हम लोग, 3 रख देते हैं, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2π × 3, ठीक है। इसी तरह हम लोग सोन आगे तक रखते हुए चलेंगे तो ये चीज़ होगा। तो अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर बदल क्या रहा है, किस का मान बदल रहा है। जैसे यहाँ पर 2πr था ना, तो यहाँ पर इस चीज़ को देखिए और यहाँ पर आप देखिए कि अंतर कहाँ पर आ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ से एक बात पता होगा चलेगा कि देखिए 2π यहाँ पर भी है, 2π यहाँ पर भी है, 2π यहाँ पर भी है और 2π यहाँ पर भी है। मतलब ये नहीं बदल रहा है, ये जो ये फिक्स है ये कहीं नहीं बदल रहा है, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो r था, ये r का वैल्यू अभी 1 है, लेकिन थोड़ा सा नीचे बढ़े तो 2 आ गया, फिर 3 हो गया, मतलब इसका मान बदल रहा है। तो इससे क्या पता चला, जिसका मान बदलता है उसी को तो हम लोग चर राशि कहते हैं। तो बता सकते हैं कि यहाँ पर जो r है, ये r, ये क्या हो गया, ये चर राशि है। ये क्या है, यही चर राशि है, ठीक है। ये क्या है, r, ये चर राशि है, ठीक है। और ये जो 2π है ना, ये जो 2π है, 2π, ये 2π क्या है, यही है अचर राशि, यही है अचर राशि, यही क्या है, अचर राशि है, ठीक है। तो देखिए, जिसका मान बदल जाए उसको क्या बोलेंगे, चर राशि। जिसका मान नहीं बदले उसको क्या बोलेंगे, अचर राशि, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर हम आपको और थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं इसी तरह से, कि एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, क्या देखिए, अब देखिए ये है एक वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, यह है क्या, बेसिकली वर्ग है। अब देखिए, वर्ग का
वर्ग का जो परिमिति होता है ना, वर्ग का जो परिमिति होता है, वर्ग की परिमिति क्या होती है? 4 गुने भुजा, मतलब 4 इंटू ए, 4a उसको बोलते हैं, ए होता है साइड, ठीक है। तो 4 इंटू ए ये क्या है? वर्ग की परिमिति है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर वही चीज़ हम कहेंगे कि अभी अभी यहाँ पर भुजा जो है ना, ये जो ए है साइड है, यहाँ पर हम a इज इक्वल्स टू अभी 1 रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू? 4 इंटू 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा। लेकिन अभी फिर यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू अगर मैं 3 रख दूँ, 3 अगर हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा। इसी तरह शो ऑन आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे हम लोग a के वैल्यू को जैसे जैसे हम मान रखेंगे, इसका वैल्यू बदल जाएगा, मतलब ये जो है चेंज हो जाएगा। तो अब एक चीज़ फिर यहाँ से नोट कीजिए कि ये चीज़ देखिए कौन सा बदल रहा है, ये 4 और a में क्या वैल्यू बदल रहा है? तो आप बोलेंगे a बदल रहा है। क्या बदल रहा है? a बदल रहा है। अगर a बदल रहा है तो a को ही क्या बोलेंगे? नो वेरिएबल बोलेंगे। यही क्या हो जाएगा? चर राशि होगा। यही क्या होगा? चर राशि हो जाएगा, ठीक है। और क्या नहीं बदल रहा है? तो 4 नहीं बदल रहा है, 4 हर जगह सेम है। ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, 4 जो है वो हर जगह सेम है, एक जैसा ही है। तो इसको क्या बोलते हैं? यही मेरा है अचर राशि। ये क्या हो गया? ये हो गया अचर राशि, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अचर राशि हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता ये चीज़ जो अभी हम बताए हैं चर और अचर, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। जिसका मान बदल जाए गणितीय क्रिया में, जिसका वैल्यू बदल जाए उसको चर बोलेंगे, और जिसका मान नहीं बदले उसको अचर बोलेंगे, ठीक है। कांस्टेंट बोलेंगे। कांस्टेंट का मतलब ये होता है फिक्स होना, ठीक है, नहीं बदलना। कांस्टेंट का मतलब ये होता है फिक्स होता है। अब इसी तरह हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और भी कुछ टर्म है बहुपद से रिलेटेड, अब उस टर्म को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, चर और अचर सीख गए हैं। अब चर और अचर जानने के बाद से अब मेरा अगला जो टॉपिक है वो है पद, बीजीय व्यंजक और गुणांक, ठीक है। अब इस 3 टर्म को हम लोग समझेंगे। जैसे पद, टर्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। ये क्या होता है? क्या लिखा गया कि चर और अचर को एक साथ व्यक्त करना ही पद कहलाता है। क्या है? चर और अचर को एक साथ व्यक्त कर देना, लिख देना ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2x, तो 2 क्या है? अचर है, और x क्या है? चर है। उसी तरह ये है, ये a क्या होगा? यहाँ पर अचर हो जाएगा, और जो x है ये क्या है? चर है। इन दोनों को हम क्या किए? एक साथ व्यक्त कर दिए, मतलब एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे में 9 और y, ये क्या हो गया? ये भी एक पद है। ये क्या है? 3t। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही रहे, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9t²। ये भी क्या? एक पद है, ठीक है। ये हो गया चर, और ये हो गया अचर, और ये हो गया चर। दोनों को हम लोग एक साथ लिख दिए हैं, तो ये क्या है? पद हो गया। लेकिन अगर कोई सोच रहा होगा, जैसे ये है 3 + x, क्या यह चर और अचर को हम लोग देखिए तो क्या यह पद कहलाएगा? नहीं। ये अभी इसमें 2 पद हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ये 2 पद हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये जो है ये सब पद है, ये सब एक पद है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये एक अलग पद हो गया और ये एक अलग पद हो गया, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर एक पद और ये एक पद, ये 2 पद हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर बात होगा कि क्या यहाँ पर तो x हमको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर तो कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो सिर्फ हम यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है? यहाँ पर तो सिर्फ हमको अचर दिखाई दे रहा है, अचर दिखाई दे रहा है, चर कहाँ है? तो देखिए चर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? ये देखिए अब आपको दिखाई देता होगा, ये क्या है? एक चर है, ठीक है। अब देखिए ये क्यों, हम लोग क्या जानते हैं? x का पावर जो 0 होता है ना, वो कितना होता है? ये 1 होता है। किसी भी नंबर, ये शायद 9th में पढ़ना था, 8 में ही पढ़ना था कि किसी भी नंबर का अगर पावर जब 0 होता है वो क्या हो जाता है? वो 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग तो इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, और प्लस में यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो हम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे क्या देखो 3 × 1 = 3 और यहाँ पर 1x, तो फिर हो जाएगा 3 + x। तो इस चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं कि पद क्या होता है, चर और अचर को एक साथ व्यक्त करना ही पद है। उसी तरह अगला है बीजीय व्यंजक, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? कह रहा है कि जब चर और अचर को गणितीय संक्रिया का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही गणितीय संक्रिया है। इसके द्वारा वे संयुक्त रूप से सम्मिलित कर दिया जाता है, ठीक है, तब यह संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। मतलब किसी भी चर और अचर को जब हम लोग उसको प्लस माइनस या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन द्वारा एक साथ व्यक्त कर देते हैं, लिख देते हैं, वही क्या कहलाता है? वही बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जैसे x + 5, ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक है। ये हो गया चर और ये हो गया अचर। दोनों को हम लोग किस संक्रिया द्वारा?
ये योग के संक्रिया द्वारा, मतलब जोड़ के द्वारा इस दोनों को हम लोग लिख दिए हैं। जैसे ये हो गया x माइनस 5 है, ये x अपॉन 5 है, ये 5 इंटू एक्स है, ये क्या बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं यहाँ पर, तो देखिए एक यहाँ पर पद और एक यहाँ पर पद, इसमें 2 पद हैं। उसी तरह इसमें कितने पद हैं, तो इसमें भी 2 पद हैं। ठीक है, तो यही होता है बीजीय व्यंजक, चर और अचर को एक साथ व्यक्त कर देना। अब प्लस में किस तरह से, तो गणितीय संक्रिया द्वारा, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है, उसके द्वारा अगर व्यक्त कर देते हैं तो ये मेरा क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक उसी तरह मेरा अगला जो है वो है गुणांक है, गुणांक। तो गुणांक किसे कहते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, कह रहा कि किसी चर राशि में जिस अचर राशि से गुना किया जाता है उस अचर राशि को ही चर राशि का गुणांक कहते हैं, चर राशि का गुणांक कहते हैं। देखिए एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। क्या बोला है कि बहुपद के प्रत्येक पद का, बहुपद के जितने भी पद हैं उस सभी पद का क्या होता है, गुणांक होता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि जिस चर राशि को जिस अचर राशि से हम लोग गुना कर देते हैं वही अचर राशि गुणांक कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 3x² है, 3x² है ना, तो यहाँ पर पहले पता कीजिए कि चर इसमें है कौन, तो आपको दिखाई देगा x² क्या है, चर है। अब इस चर x² को हम लोग किससे गुना किए हुए हैं, तो क्या दिख रहा है, 3 से गुना किए हैं, तो यही जो 3 है ना, यही x² का क्या है, गुणांक है, यही x² का क्या हो गया, गुणांक हो गया। उसी तरह ये 5x है, तो ये हो गया मेरा चर। अब चर को किससे गुना किया गया है, तो 5 से गुना किया गया है, तो ये 5 क्या हो गया, यही x का कोफिशिएंट हो गया, गुणांक हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगता हो। अब फिर आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर -6 है, फिर यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो -6 है, लेकिन किसका गुणांक है ये -6, किसका गुणांक है -6, इसमें तो चर दिखाई नहीं दे रहा है। तो चूंकि अभी हम यहाँ पर आपको बताए हुए हैं, इस चीज़ को देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। तो उसी तरह अगर ये 6 है तो क्या हम लोग इस 6 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आई देखिए यहाँ पर -6 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, -6 इंटू x⁻0। अब इससे क्या हो गया, अब देखिए ये चर हो गया। ठीक है, अब ये चर का गुणांक कितना हो गया, कोफिशिएंट कितना है, किससे गुना किए हैं, गुणांक मतलब गुना वाला अंक, तो इस चर को किससे गुना किया, -6 से गुना किए हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो यहाँ पर साइन होता है ना, साइन को लेकर यहाँ पर हम लोगों को बात करना है। ये नहीं कि देखिए यहाँ पर प्लस था इसलिए हम यहाँ पर प्लस नहीं लिखे हैं, यहाँ पर प्लस था इसलिए यहाँ पर हम प्लस नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हम माइनस लिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस नहीं भी है तो यह ऑटोमेटिक यहाँ पर है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ से क्या पता चल गया कि ये जो है, चूंकि x⁻0 इज इक्वल्स टू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर मेरा आ गया -6। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख दिए, -6 को x⁻0, x का पावर कितना है, 0 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, -6 है। यही बात है यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि बहुपद के प्रत्येक पद का, जितने भी पद होंगे ना, जितने भी पद होंगे उस सब किसी का एक गुणांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी बहुपद आप दिखाई दे रहा है, इस सब किसी का एक एक पद है ना। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम लोग और आपके लिए वीडियो ला सकें। ठीक है, तो अब मेरा अगला जो टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक होगा बहुपद होगा। अब हम लोग बहुपद में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो, इस चीज़ के बारे में हम लोग, बहुपद क्या होता है, बहुपद के कितने टाइप होते हैं, बहुपद को पहचाना कैसे जाता है, कौन बहुपद है कौन नहीं है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।